हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? ठीक ठाक हो? ले रहे हो मजे ठंड के? चलो देखो, हमने लास्ट टॉपिक क्या था? रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता, क्या क्या होते हैं अपने पास? कार्बोकेटाइन, कार्बन आयंस और फ्री रेडिकल कार्बन और नाइट्रीन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी और कार्बोकेटाइन में क्या होता है? रीअरेंजमेंट। आज हम पढ़ेंगे कार्बन आयंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। कॉपी पेन निकाल लो और शुरू हो जाओ नोट करने के लिए। देखो क्या होते हैं कार्बन आयंस। ये तो बात है भाई, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, रिएक्शन के बीच में बनते हैं। ठीक है, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही लिख देता हूं। केमिकल स्पीसीज फॉर्म्ड between the organic reaction bearing a negative charge on carbon atom, ठीक है, and having 8 electrons in its outer shell। ओके डन। देखो ये फॉर एग्जांपल के लिए बताऊं आपको मैं, CH3 CH CH3 CH2 और यहां पे माइनस का निशान। ये क्या है? कार्बो एनायन स्पीसीज है। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। 2 और 3 2 6 2 8 2 10 हो गई है ना। ये वाली कौन सी स्पीसीज अपनी? कार्बन आयंस। अब ये कैसे बनती हैं? देखो ये नोट करो, दीज आर फॉर्म्ड, सेम कार्बोकेटाइन की तरह है। अगर आपने वो पढ़ लिया तो ये समझने में आपको बहुत इजी लगेगा ये। दीज आर, और ये कार्बन आयंस बहुत कम देखने को मिलेगा ये इंटरमीडिएट आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन में कम ही बनता है। ठीक है, दीज आर फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक cleavage of covalent bond in which shared pair of electrons remains with carbon atom। कौन सा क्लीवेज होता है? हाइड्रोलिटिक फिजन। हाइड्रोलिटिक फिजन का मतलब कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ रुक जाते हैं। जैसे मान लो आपको समझाऊं मैं, ये है अपने पास CH3 CH2 और C H H और H। CH3 मान लो ये अपने केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। होता क्या है कि मान लो हमने इसे रिएक्शन करवाने के लिए हाई हीट दी इसको, तो ये बॉन्ड टूट गया। ठीक है, और जो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन के पास ही रह जाएंगे और क्या निकल जाएगा? H+ आयन। तो अपने पास कौन सा कार्बन आयन बनेगा? CH3 CH2 CH2 माइनस। अब देखो हाइड्रोलिटिक हो रहा है ना, एक के पास रह रहे हैं इलेक्ट्रॉन दोनों। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। ऑर्गेनिक रिएक्शन बिटवीन
negative charge on carbon atom and having 8 electrons in its outer structure, outer shell, sorry। तो पॉइंट यहाँ पे आता है कि भाई यार 8 इलेक्ट्रॉन ही है तो माइनस चार्ज क्यों आ रहा है ना भाई। 8 इलेक्ट्रॉन से तो किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है, उसके ऊपर माइनस चार्ज क्यों आ रहा है, क्वेश्चन ये अराइज होता है अपने दिमाग। तो बात ये है भाई, जो ये 8 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन इसके पास इस दूसरे एटम का, अगर ये आठों के आठों इलेक्ट्रॉन इसके खुद के होते ना तो इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आता, बट ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है H एटम का, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये अपने कार्बन आयंस कौन सी स्पीसीज होगी, इलेक्ट्रोफाइल होगी या न्यूक्लियोफाइल होगी? बताओ। देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के लवर, जिनको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे अटैक करते हैं। न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और जहां पे उनको प्लस चार्ज मिलता है वहां मतलब अटैक करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिएक्शन से। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मानी जाएंगी। इलेक्ट्रॉन रिच कैसे बोलोगे इनको, क्योंकि कार्बन के न्यूक्लियस में, सोच के देखो, कार्बन के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन थे, एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का 6, उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है 6, ठीक है। आइसोबार को छोड़ दो, एक नॉर्मल कार्बन का एटम देखो, उसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, तो उसके आउटर शेल में कितने, उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6। अब यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास 8, तो ये प्रोटॉन से ज्यादा हो गए, तो वहां पे उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये कैसी स्पीसीज बन गई, 8 इलेक्ट्रॉन ही है, बट 8 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बन गई। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल बन गई। अब ये क्या करेगी, किसी जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहां पे अटैक करना चाहेगी। ओके, ठीक है, ये एक सिंपल सी बात थी इसमें समझने की। बाकी एज सच बिल्कुल कार्बोकैटायन की तरह है, और इसकी जो अपना स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो चेंज है। क्लासिफिकेशन बोलूं तो वही है, 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी और 3 डिग्री टर्सरी, ठीक है। प्राइमरी कार्बोकैटायन कौन से होंगे, CH3 CH2 माइनस। 2 डिग्री कौन से होंगे, CH3 CH CH3 और माइनस आर। टर्सरी यहां पे दे देता हूं, टर्सरी का CH3 C CH3 और CH3 यहां पे माइनस आर। ये प्राइमरी कार्बन आयन, ये सेकेंडरी कार्बन आयन और ये टर्सरी कार्बन आयन। और कौन सा होता है अपने पास, एलाइल कार्बन आयन और विनाइल कार्बन आयन। एलाइल कौन सा होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, ठीक है। ये अपने पास कौन सा हो गया, एलाइल कार्बन है। और विनाइल माइनस, ठीक है। ये अपना कौन सा है, विनाइल कार्बन है। ओके, अब देखो तीसरा पॉइंट आता है अपने पास, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अब इसमें देखो, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर उससे रिवर्स है। जैसे कार्बोकैटायन में क्या होता है, टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उसके बाद और प्राइमरी उसके बाद। बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक बेंजाइल कार्बोकैटायन और लिख लो,
बेंजाइल या एलाइल वही सेम ही आएगा। जैसे देखो CH2 माइनस, यहाँ पे मान लेता हूँ CH2 माइनस, ठीक है, जो बेंजाइल कार्बन है। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें उल्टा इफेक्ट होता है भाई। यहाँ पे कार्बन के पास, इस कार्बन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये क्या चाहेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स कर दिए जाए, मतलब खींच लिए जाए, तो इसके ऊपर थोड़ा ये स्टेबल बन जाएगा। ओके, बट यहाँ पे अपना CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कौन से इफेक्ट के थ्रू, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से। भाई मैंने पिछले कार्बोकैटायन में समझाया था कैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये क्या कर रहा है, इसको अनस्टेबल। यहाँ पे वही देखो, ये दो ग्रुप हैं, यहाँ पे ये अकेला देने वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये दोनों मिलके दे रहे हैं, ये और ज्यादा अनस्टेबल कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये 3 ग्रुप हो गए। तो इसमें वही है, जितने अल्फा हाइड्रोजन कम रहेंगे ना, उतना ही कार्बन आयन स्टेबल रहेगा। और कार्बोकैटायन में क्या था, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहेंगे उतना ही आपका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो इसमें उसका उल्टा है। हाँ, ये चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन की वजह से नहीं आ रही, यहां पे स्टेबिलिटी रेजोनेंस से आ रही है। ठीक है, यहां पे भी रेजोनेंस से आ रही है। तो मैं अगर इनके लिए स्टेबिलिटी सीरीज लिखवाऊं, जैसे मैंने आपको कार्बोकैटायन के लिए लिखवाई थी, तो क्या होगी, जैसे देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, PH3C माइनस। ठीक है, PH3C माइनस का मतलब समझ गए, वही है यार, यहां पे फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप। ये ऑर्डर चेंज नहीं होगा, फिनाइल ग्रुप बेंजाइल वाला चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी का रीजन रेजोनेंस है। जितना रेजोनेंस ज्यादा होगा उतना ही, देखो ये जुड़ने की वजह से क्या होगा, कंजुगेशन सिस्टम बन रहा है। कंजुगेशन सिस्टम हो रहा है तो क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो ये कंपाउंड स्टेबल होगा। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ही ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो ये ऑर्डर चेंज नहीं होगा। उसके बाद आपका PH2CH माइनस, उसके बाद PH और CH2 माइनस। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा, अपना एलाइल आ जाएगा। एलाइल कौन सा है, जो रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस। ठीक है, एलाइल के बाद कौन सा आएगा, एलाइल के बाद आ जाएगा अपना, इसमें मिथाइल वाला CH3CH2 माइनस। देखो इसमें ये ऑर्डर उल्टा चलेगा, जैसे कार्बोकैटायन था उससे रिवर्स। फिर CH3 ओके, और CH माइनस। लास्ट में कौन सा आ जाएगा अपना, CH3 और C। ठीक है, ये सबसे अनस्टेबल होगा। और लास्ट में विनाइल लिख दो आप, CH2 डबल बॉन्ड CH। ओके, क्योंकि ये स्टेबल ही नहीं हो रहा। अब देखो मेरी बात, अगर मैं यहां पे आपसे ये पूछूं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कार्बन आयन कौन सा होगा, विनाइल की बात छोड़ दें, मेरे को ये बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कार्बन आयन कौन सा होगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, जो सबसे कम स्टेबल होगा ना भाई। जिसको जो सबसे कम स्टेबल होगा उसी को तो रिएक्शन करने की जल्दी होगी ना। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव बोले तो ये, फिर ये सीरीज उल्टी हो जाएगी, है ना। तो जो सबसे कम स्टेबल वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, जो सबसे ज्यादा स्टेबल वो सबसे कम रिएक्टिव। ओके, नोट कर लो इसको, फिर करता हूं।
करूं और वही सेम है कार्बोकेटाइन की तरह, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का तो फर्क पड़ेगा ही। मान लो जैसे रिंग में उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहे थे, उसको स्टेबल कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे अनस्टेबल कर देंगे, CH2 माइनस, यहाँ पे आपका लगा हुआ है NO2, CH2 माइनस, यहाँ पे आपका कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मान लो OH लगा हुआ है, माइनस यहाँ पे लगा हुआ है NH2 और माइनस यहाँ पे आपका ग्रुप लगा दिया मैंने साइड। चलो आप बताओ मेरे को A B C O D, इनको आप डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करो, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। अब देखो इसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन, ये क्या चाहेगा इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए जाए, खींच लिए जाए, तो ये क्या करेगा NO2 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू NO2 क्या करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये कौन सा इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे प्लस M इफेक्ट। यहाँ पे ये OH क्या करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कौन सा इफेक्ट आ रहा है माइनस M। ये क्या करेगा अनस्टेबल करेगा, भाई ये तो स्टेबल करेगा, चलो ये तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और OH क्या कर रहा है इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये तो अनस्टेबल कर देगा। NH2 क्या करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, भाई NH2 भी क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, माइनस M इफेक्ट। साइनाइड क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन खींचेगा रेजोनेंस के थ्रू, तो यहाँ पे प्लस M इफेक्ट। अब दो प्लस M इफेक्ट दे रहे हैं, दो माइनस M इफेक्ट दे रहे हैं, तो अब इनमें से डिफरेंशिएट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सीरीज कौन सा इसमें ज्यादा इफेक्टिव है, NO2 या CN। याद करो A सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले की बात है तो ये सबसे पावर से खींचेगा, उसके बाद ये D। अब मेरे को बताओ कौन सा ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, OH या NH2। सीरीज याद कर लो, उसके बाद B, ठीक है कर दो रब। ओके, तो जो बेंजाइल कार्बन आयन बनेगा उसमें तो इन ग्रुप्स का भी इफेक्ट पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है रिंग के साथ, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन की। अब कार्बोकैटायन में फोर्थ पॉइंट क्या था अपने पास, रीअरेंजमेंट। ठीक है, 1 डिग्री से 2 डिग्री बन जा रहा था ज्यादा स्टेबल होने के चक्कर में, बट यहाँ पे कार्बन आयन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। याद रखना, कहीं कार्बन आयन दिख जाए आप उसको भी रीअरेंज कर दो, कार्बन आयन में रीअरेंजमेंट नहीं होता। ठीक, ओके, क्वेश्चंस करवा दें बाद में एक साथ ही, फिर ये रेडी करके और इसके और कार्बोकैटायन को तीनों को मिलके एक वीडियो बना देंगे थोड़ी सी। तो अगर कार्बन आयन समझ में क्या होते हैं, कार्बन आयन्स रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, रिएक्शन के बीच में बनते हैं, बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं और हेटेरोलिटिक फ्यूजन की वजह से बनते हैं, जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ही रह जाता है और कार्बन क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये क्या चाहेगा, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 1 डिग्री। कार्बोकैटायन में क्या था, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ऐसे ही था। इसमें
उल्टा है, 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ठीक है, करो रब। ओके, तो ये था अपना कार्बन एनहांस। एक रिएक्शन इंटरमीडिएट और देख लो, फिर 2 बच जाएंगे आपके, और नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। फ्री रेडिकल बिल्कुल सेम है ये आपका कार्बोकैटायन की तरह ही। क्या होते हैं फ्री रेडिकल्स? दोज भाई रिएक्शन के बीच में पढ़ते हैं, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। दोज केमिकल स्पीसीज having an odd electron। ठीक है, और ये क्या होती हैं? formed by homolytic ये याद रखना, होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के होमोलिटिक क्लीवेज से बनते हैं, और दीज आर इलेक्ट्रॉन कैसी होगी? डेफिशिएंट या रिच? डेफिशिएंट होगी भाई। स्पीसीज, ओके। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी तो किस तरह अटैक करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। कहां पे अटैक करेंगे? कंपाउंड में जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ओके, चलो देखो, दो केमिकल स्पीसीज हैविंग एन ओड इलेक्ट्रॉन। ओड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि जैसे देखो किसी कंपाउंड के ऊपर क्या होता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्ड नहीं बना हुआ, तो लोन पेयर प्रेजेंट होता है। लेकिन फ्री रेडिकल्स क्या होती हैं जहां पे सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, समझाऊं तो CH3 CH2 CH2 और ये। अब ये बनी हुई कैसे होगी? तो मेरी बात सुनो, यहां पे मान लो इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। कैसे बनती है? जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम, बताया था मैंने आपको, बीच में क्या होता है? बॉन्ड टूटता है। तो बॉन्ड किस तरह टूटता है? होमोलिटिकली। होमोलिटिकली कब टूटता है? जब हम उसके साथ बाहर से कोई हीट देते हैं उसको, या कोई पेरोक्साइड या कैटालिस्ट, उसकी वजह से अपने आप नहीं टूटता। अब यहाँ पे ये बॉन्ड होमोलिटिकली टूटा, होमोलिटिकली टूटा, पर इन दोनों की लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है। ठीक है, तो ये एक फ्री रेडिकल बन गया आपका, और ये एक अलग से फ्री रेडिकल बन गया, प्लस X प्लस फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये स्पीसीज पता चल गया आपको किस तरह बड़ी होगी? होमोलिटिक फिजन। इसके कोवलेंट बॉन्ड का कौन सा फिजन हुआ होगा? होमोलिटिक फिजन। ठीक है, ओके। These are electron deficient species। डेफिशिएंट कैसे भाई? इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 में से 2 के साथ इन्हें बॉन्ड बना लिया, और एक इसके साथ बना लिया, 3 के साथ बॉन्ड बना लिया, 6, और एक इसका ये खुद का इलेक्ट्रॉन 7। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की। अगर एक और इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके बॉन्ड बनाएगा तो ये स्टेबल होगी। तब तक क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की तलाश रहेगी। अगर कोई इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन और देके बॉन्ड बना लेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन की तलाश खत्म हो जाएगी। बॉन्ड बना देगा तो चलो करो, रब इसको नोट करना है, कर लो। ओके, सेकेंड पॉइंट, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बिल्कुल एज सेम
1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री प्लस एलाइल और विनाइल और बेंजाइल। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री लिखने की जरूरत है, अरे लिख देता हूं यार, CH2। ओके, 1 डिग्री, 2 डिग्री CH3 CH3 2 डिग्री और ये CH3 CH3। अब बोर हो गए इन चीजों से ना, कार्बन कैटायन में पढ़ा तब तो मजा आया होगा, अभी तो पता है बोला क्या है हमें। अब तो इधर उधर झांक रहे हो गए आप, जब मैं लिख रहा हूं तब उस्ताद हो गया आप, है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एलाइल और CH2 ये बेंजाइल और विनाइल। ठीक है, अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बताओ भाई। इलेक्ट्रॉन की कमी है इसको, तो जो जहां से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो भाई ये तो रेजोनेंस स्टेबल है, इनका तो अलग सिस्टम है। हाइपर कंजुगेशन वाला स्टेबलाइजेशन देख लो, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद ये और उसके बाद ये हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। भाई इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 3 ग्रुप मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये 2 दे रहे हैं और ये एक अकेला दे रहा है। इनमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये, इसमें रेजोनेंस ज्यादा बढ़िया है ना। और ये आपका, इसमें तो कोई इफेक्ट है नहीं, तो ये कौन से इफेक्ट से स्टेबलाइज है, रेजोनेंस इफेक्ट से। ओके ठीक है, अब इनकी भी अगर मैं सीरीज बनाऊं तो वही बनेगी कार्बोकैटायन मॉडल, लिख लेना पीछे से देख। स्टेबिलिटी बताऊं तो वही pH3 फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल, इसके बाद pH2 फ्री रेडिकल, उसके बाद क्या आता है CH3 फ्री रेडिकल, उसके बाद pH और CH2 फ्री रेडिकल। ठीक है, उसके बाद CH3 CH फ्री रेडिकल। ठीक है, उसके बाद CH3 CH2 फ्री रेडिकल। तो ये है इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्बोकैटायन की तरह ही है। ये भी आपको रिएक्शन में देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा देखने को कौन सा मिलेगा, कार्बोकैटायन। कार्बोएनायन बहुत कम देखने को मिलेगा, और रिएक्शन इंटरमीडिएट में ये फ्री रेडिकल्स भी बनती हैं। कुछ रिएक्शन क्या होती हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसेस करती हैं। ओके, चौथा पॉइंट क्या है, रीअरेंजमेंट। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इनमें भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, सिर्फ रीअरेंजमेंट किसमें होता है, कार्बोकैटायन में। ओके, तो ये था आज का अपना टॉपिक लेक्चर, कौन सा कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल्स। अब कौन से बच गए अपने, कार्बिन्स और नाइट्रेन। ठीक है, वो अगले लेक्चर में क्लियर करवाएंगे। उसके अगले में क्या करेंगे हम, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे फिर इन रिएक्शन इंटरमीडिएट के मिला के। ओके, तो तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।